नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और सवाल आपका लेकर हाजिर हूं मैं पूजा सचदेवा। देसामा देश हरियाणा जित दूध दही का खाना। हरियाणा से जुड़ी ये पंक्तियां आपने कभी ना कभी जरूर सुनी होंगी या बोली होंगी, लेकिन बहुत ही दुख के साथ आज ये कहना पड़ रहा है कि जिस हरियाणा की पहचान शुद्ध दूध, घी, दही, मक्खन से होती है, उसी हरियाणा के युवा नशे की गर्त में गिर रहे हैं और उसी हरियाणा प्रदेश में नशे का कारोबार जोरों से चल रहा है। पंजाब, राजस्थान और यूपी के साथ लगते जिलों में तेजी से नशे का कारोबार पांव पसार रहा है। लेकिन कैसे इस गोरख धंधे पर रोक लगाई जाए और कैसे प्रदेश के युवाओं को नशे के गड्ढे में गिरने से बचाया जाए, आज सवाल आपका में इसी पर चर्चा होगी। चलिए, सबसे पहले आपको ग्राफिक्स दिखा देते हैं। ग्राफिक्स चलाइए एक बार और दर्शकों को दिखाइए कि किस तरीके से नशे का कारोबार फल फूल रहा है हरियाणा में और इस पर क्यों नकेल अब तक नहीं कसी जा सकी। ये सवाल आज हम करेंगे। साल 2020 के आंकड़े देखिए, पुलिस ने 22.5 टन ड्रग्स को जब्त किया। इसमें 225 किलोग्राम अफीम, 250 किलोग्राम चरस या सुल्फा, 12,828 किलोग्राम चूरा पोस्त, 8 किलो स्मैक, 9,223 किलो गांजा, 33 किलो 198 ग्राम हेरोइन शामिल है। और इस साल 2021 में पुलिस ने गुरुग्राम से 22.33 क्विंटल गांजा, हिसार से 527 किलो 800 ग्राम डोडा पोस्त, पानीपत से 325 से अधिक गांजा पत्ती और महेंद्रगढ़ से 17.12 क्विंटल गांजा पत्ती, कैथल से 21 किलो अफीम और करनाल से 1.28 क्विंटल डोडा पोस्त और 7.5 किलो अफीम बरामद की गई। चलिए, ग्राफिक्स आपने देखे, मुझे स्क्रीन पर लेके आइए और आगे दर्शकों को बताते हैं कि 2 साल पहले पंचकुला पुलिस लाइन में अंतरराज्यीय ड्रग सचिवालय स्थापित किया गया था। तो ये जो पंचकुला पुलिस लाइन में अंतरराज्यीय ड्रग सचिवालय स्थापित किया गया था, ये हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी और दिल्ली राज्यों की पुलिस को आपस में जोड़ने और नशा कारोबार की कमर को तोड़ने के लिए बनाया गया था। लेकिन अब आलम यह है कि सूचना के लिए दिए गए नंबर्स पर दिन भर में मुश्किल से 1 या 2 कॉल्स आती हैं। जब पुलिस के पास सूचनाएं होंगी नहीं तो वो तस्करों को पकड़ेंगे कैसे, सबसे बड़ा सवाल ये। उधर नारकोटिक्स ब्यूरो के इंचार्ज एडीजीपी श्रीकांत जाधव का कहना है कि उनके पास संसाधनों और स्टाफ की कमी है। देखिए, नशा माफियाओं की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि उनके मजबूत नेटवर्क को भेदना थोड़ा मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि पुलिस या फिर एक्साइज विभाग कार्रवाई नहीं करता, लेकिन आंकड़े देखकर ऐसा लगता है कि अभी और ज्यादा, बहुत ज्यादा ठोस कदम उठाने की जरूरत है। एक तस्वीर पंजाब के फरीदकोट से सामने आई। मुझे लगता है कि इससे पहले हम सवाल करें, वो तस्वीर, वो दिल झकझोर देने वाली एक पिता की फरियाद आपको दिखाना बहुत जरूरी है। उस पिता के आंसुओं को महसूस करने की कोशिश कीजिए, जिसके 3 जवान बेटे नशे के गर्त में डूब चुके हैं और किस तरीके से वो पिता रोते बिलखते हुए प्रशासन और सरकार से हाथ जोड़कर मदद की गुहार लगा रहा है कि आप इन नशा माफियाओं पर कार्रवाई कीजिए। देखिए। मैं आत्महत्या नहीं करूंगी तो मैं और करूंगी। ऐसे की करने गई मैंने सामने नहीं मैं करूंगी। हाँ, मेरी नौं जी वकील है ये भी मतलब बुरा हाल है जी। अरोलमेंट असीं नहीं करा सकते जी, इन्ना साਡਾ बुरा हाल है जी। मैं प्रशासन को बेनती करदा, मैं सरकार को भी बेनती करदा भाई जी ये बचाओ जी, जो बच सकते हैं पंजाब के बच्चे बचा लो, पंजाब का नौजवान बचा लो। मैं डिप्टी साहब गरेवाल साहब को कहना भी तुहाडे भी पुੱਤ है जी, तुहाडे भी पोतरे होणगे, तुसीं पुन्न ले लो। SSP साहब फरीदकोट, DGP साहब चंडीगढ़, पुन्न ले लो। लोगों के नौजवानों पुत्तों का पुण्य ले लो। क्या मतलब ये लीडर के मगर ला के तुम नौजवान पीढ़ी को कदम करना चाहते हो। मैं तो यह सोचता भी जेकर तुम गैंग सट को अंबाले जाके फड़ सकते हो, बंबे जाके फड़ सकते हो, कि यार तो चिट्टा जैतो तो नहीं फड़ी जाएगा। ये तो तुम कहता भी यही जाके मारता भुल्लड़ मारता जी बंबे जाके, तो जैतो तो चिट्टा नहीं इन्होंने तो फड़िया गया जी। मैनू तो समझ नहीं आती है।
चलिए अब वक्त है सवालों का। वो सवाल आज जो हम पूछेंगे अपने मेहमानों से, सबसे पहले उन सवालों पर एक नजर बताते हैं। क्या आज के सवाल रहेंगे, नशा माफियाओं की जड़ें इतनी मजबूत कैसे हैं, कहां पर चूक हो रही है, नशे के बढ़ते नेटवर्क पर रोक कब लगेगी, दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, कार्रवाई के बाद भी नशा तस्करी का खेल जारी कैसे है, कैसे रुकेगा प्रदेश में फैलता हुआ नशे का कारोबार। इन तमाम सवालों पर चर्चा होगी। नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर कॉल कीजिए, पूछिए अपनी राय, कीजिए सवाल। आपके मन में कोई भी सवाल नशे से जुड़ा, आपकी कोई भी राय, किस तरीके से देश के नौजवानों को नशे की गर्त से बचाया जा सकता है, आपकी कोई भी राय इस मंच पर हम उसका स्वागत करते हैं। आप सवाल कीजिए, फोन कीजिए और पूछिए अपने सवाल। दो मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनका तारुफ आपसे करा देती हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता हैं सत्यव्रत शास्त्री, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं अजय सिंगला। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सत्यव्रत शास्त्री जी, आप ही का रुख कर लेती हूँ। मुझे लगता है आपने भी अभी जो हमने एक बाइट यहाँ पर चलाई, पिता की गुहार रो रो कर, वो आपने जरूर सुनी होगी। मामला वो हालांकि पंजाब के फरीदकोट का है, लेकिन ये सुनाकर मैं ये बताना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ कि कोई भी पिता, वो देश के किसी भी हिस्से में हो, अगर अपने जवान बच्चे को नशे की गर्त में डूबता हुआ देखेगा, नशे को लेते हुए मजबूर होते हुए देखेगा, तो मुझे लगता है हर माँ बाप इसी तरीके से रोएगा। लेकिन सरकार क्या कर रही है? देखिए पूजा जी, ये बेहतरीन कार्यक्रम है, सकारात्मक कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से कुछ सुझाव आएंगे, कुछ प्रश्न आएंगे, उनके समाधान के लिए आगे हम बढ़ेंगे। और जो आपने दृश्य दिखाया बड़ा दुखदायी है। हर किसी की आंखों में आंसू आती है। जब बेटे बड़े होते हैं तो अपना भार उठाने की कोशिश करते हैं कि भाई परिवार का भार उठाएंगे, और उस समय उनका भार उठाना पड़ता है, तो इससे बड़ी दयनीय स्थिति नहीं होगी। देश में इस प्रकार के 3-4 चैनल इस प्रकार से चलते हैं जो कारोबार इसमें आते हैं। तो बहुत बड़ी पहले तो खेप इसमें आतंकवाद का होता था, और एक बड़े स्मगलर्स लोग जो थे इसमें आते थे। धीरे धीरे उनका बहुत छोटा छोटा आंकड़ा होता था, लेकिन उनके लिए बड़ी चीज थी। लेकिन बाद में कुछ राज्यों में, विशेषकर पंजाब में, इसने बहुत बड़ा अपना जाल बनाया, और उस जाल के अंदर फंसते फंसते जब पंजाब बिल्कुल नशे की गर्त में आ गया, तो उन्होंने पैर दूसरी तरफ फंसाने प्रयास किए। आपने जो आंकड़े देखा है उससे एक बात तो साबित हुई है कि हरियाणा सरकार के अंतर्गत प्रशासन ने, पुलिस ने कार्रवाई करके बड़ी मात्रा में नशे की इन खेप्स को पकड़ा है। लेकिन पकड़ा है उसमें कुछ बच भी गया होगा। लेकिन मैं कल की ही बात अपने जिले की बताता हूँ। मैं महेंद्रगढ़ से आता हूँ। हमारे गांव में किस प्रकार की अभियान चल पड़े, पंचायतें होने लगी कि गांव में यदि कोई व्यक्ति सुल्फा, गांजा का व्यापार बेचने का काम करेगा तो 1 लाख रुपया उसका जुर्माना होगा। इस प्रकार के सामाजिक, क्योंकि ये दोहरा काम है, सरकार की जिम्मेवारी तो जहाँ बनती है वो तो बनती ही है, समाज के जागरूक लोगों को भी अपने परिवार को और अपने पड़ोस को बचाने के लिए इस प्रकार की जो घटनाएं घटित होती है उनको तुरंत प्रयास करके मीडिया तक, प्रशासन तक, सरकार तक, पुलिस तक पहुंचाना चाहिए। क्योंकि जब समाज का सहयोग मिल जाएगा तो निश्चित रूप से इस बुराई को, जो इस देश के सत्यव्रत जी, आप बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन इसी से जुड़ा एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी। 2 साल पहले पंचकुला पुलिस लाइन में अंतर्राज्यीय ड्रग सचिवालय स्थापित किया गया था, और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी या दिल्ली राज्यों की पुलिस को आपस में जोड़ने और नशे के कारोबार को कैसे रोका जा सकता है, इस पर संयुक्त कार्रवाई इसके जरिए होनी थी। लेकिन जो सूचना मिल रही है, जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक ये बात है कि अभी उन नंबर्स पर 1 या 2 कॉल्स मुश्किल से आते हैं। इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं, क्या वजह मानते हैं? क्या लोग शिकायत करते हुए डरते हैं, या किस तरीके की का आप लूप होल इसके बीच में मानते हैं? क्योंकि अगर पुलिस तक सूचनाएं नहीं पहुंचेंगी तो कार्रवाई नहीं हो सकती। देखिए पूजा जी, इसमें मैं समाज का बड़ा हिस्सा मानता हूँ कि समाज में आज व्यक्ति इतना अंतर्मुखी हो गया कि वो अपने अपने परिवार से बाहर की नहीं सोच पाता, और जब उसके ऊपर आती है तो वो अग्रेसिव होता है, चर्चा करता है, जिसका जितना सामर्थ्य उतना वहां तक बात पहुंचाने की प्रयास करता है। लेकिन एक सामान्य व्यवस्था में, सामान्य व्यवहार में, सामान्य दिनचर्या के हिस्से में उसके ये चीजें जो पहले गलत चीजों को देखकर टोकते थे वो बंद हुआ। फिर गलत चीज को टोकने की बजाय किसी को कहते थे, अब वो भी बंद हो रहा है। अब प्रशासन को सूचनाओं के लिए फोन नंबर भेजे जाते हैं, तंत्र खड़ा किया जाता है, लेकिन समाज उसके लिए अग्रसर नहीं है। इसीलिए सरकार के अंदर गुप्तचर विभाग और इनको सक्रिय किया गया कि आप अग्रसर होकर इस चीजों को ढूंढें, और ढूंढने के ऊपर उन लोगों को उनका नाम परिचय गुप्त रखा जाए, और हो सके उनको प्रोत्साहन के लिए कुछ
उनको सहयोग किया जाए, ठीक जिससे है, कि वो इसका मैं उपभोग वापस कर लौट सकें। रही हूँ आपके पास शास्त्री जी। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं रोहतक से, रणवीर जी स्वागत है आपका। जी, आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस प्रकार के आप मुद्दे उठाते हैं। बहुत शुक्रिया। पूजा जी, देखिए, शास्त्री जी कह रहे हैं कि आज हर आदमी, हाँ पूजा जी नमस्कार। जी सुन पा रहे हैं, पूरी कीजिए अपनी बात। आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, शुक्रिया। हमारे शास्त्री जी कह रहे हैं कि आज हर आदमी सिर्फ अपने परिवार के लिए ही सोचता है, दूसरे सामाजिक कार्यों के लिए नहीं सोच पाता है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया हो, लेकिन क्या है, जो भी इस टाइप के माफिया होते हैं, उनको हमेशा किसी की भी सरकार हो, राजनीतिक शरण होता है, और कुछ 10% पुलिस का भी संरक्षण होता है। चाहे भू माफिया देखिए, शराब माफिया देखिए, या हथियारों के बनाने वाले देखिए, इसके लिए कुछ तो बेरोजगारी जिम्मेवार है। हमारी सरकारों ने जो बेरोजगार कर दिया, वो युवा इस तरफ भटक रहे हैं। दूसरा, जागरूकता की कमी है, जो कि हमारे को अभियान चलाना चाहिए इसकी, लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा सरकारें जिम्मेवार हैं, नेता जिम्मेवार हैं, जिनको वो चंदा देते हैं और जिनकी शरण में रहते हैं, और हमारी कुछ पुलिस भी जिम्मेवार है। बहुत शुक्रिया आपका रणवीर जी, अपनी राय साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। करीम खान है मध्य प्रदेश से। करीम खान जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी पूजा जी नमस्कार। जी पूजा जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, बताएं। मैं कहना चाहता हूँ मैं कहना चाहता हूँ, सरकारें खुद नशे का व्यापार करती है, दारू के भट्टे और ठेके चलाती है। अब तो सवाल ये उठ गया कि दारू ठेके से खरीदने की बजाय लोगों ने बनाना सीख लिया। सरकारें अगर भ्रष्टाचार खत्म कर दे तो सारे नशे के कारोबार बंद हो जाएंगे। हमने तो यहाँ तक सुना है कि चुनाव में शराबें बढ़ती है, नशा बढ़ता है, और सवाल ये उठता है कि ये सरकारें अगर भ्रष्टाचार खत्म करें तो सारे व्यसन बंद हो जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका करीम खान जी, अपनी राय साझा करने के लिए। सिंगला जी, आपके पास आऊंगी। मुझे लगता है कि इस पर मिलजुल कर काम करने की ज़रूरत है, सरकार को, विपक्ष को, और सोसाइटी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल इसमें होता है। लेकिन जिस हरियाणा को दूध दही के लिए पहचाना जाता है, अगर उस हरियाणा को नशे के लिए जाना जाए, ये बहुत ज़्यादा दुखद होगा और ऐसी स्थिति कभी नहीं होनी चाहिए। सिंगला जी। पूजा जी, बिल्कुल सही बात है कि ये एक ऐसा विषय है जिसमें हर राजनीतिक दल को, हर सामाजिक धार्मिक व्यक्ति को सोचना पड़ेगा, जो आज हरियाणा में हो रहा है, देश के और बहुत से हिस्सों में। सही बात है सत्यव्रत जी आपकी, जागरूकता की कमी है, लेकिन जागरूकता के साथ में एक चीज और कहना चाहूंगा, इसकी जमीनी कारण क्या है, क्या ढूंढ सकेंगे हम इसका? मेरी सोच में सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी। आज का युवा बेरोजगार है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उसके कारण उसमें डिप्रेशन आ रहा है, वो अपनी जरूरतें नहीं पूरा करना पा रहा, अपने परिवार की जरूरतें नहीं पूरा करना पा रहा, और वो नशे की ओर जा रहा है। इसका और कारण हो रहा है सत्यव्रत जी, आप शायद सहमत ना हो, ड्रग्स का सुगमता से मिलना, बहुत आसानी से मिल रही है और संरक्षण में मिल रही है, तो ये कारण राजनीतिक है। मैं फिर कहना चाहूंगा आपसे कि आप कहते हैं जागरूकता की कमी है। मैं अपनी बात बताता हूं आपसे पूजा जी, हमने बहुत हिम्मत करके विधायक काल का जो कांग्रेस पार्टी के हैं, उनके साथ कमिश्नर साहब के पास जाके चिट्टे के बारे में बात की, क्योंकि हम भी चिट्टे के प्रति बहुत खिलाफ थे। हमने, कमिश्नर साहब ने हमारी बात सुनी, और ईमानदारी से बताऊं, हमने उनको नाम भी बताए, एड्रेस भी बताए, लेकिन वो एड्रेस और नाम उन लोगों तक पहुंच गए जिनके बारे में बताया गया। तो जागरूकता की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जागरूकता की कमी के साथ क्या हो जाता है, संरक्षण मिल जाता है। हमें हर चीज की तरफ देखना पड़ेगा। आप कह रहे एक नागरिक हिम्मत करता है पूजा जी, मैं और आप हिम्मत करते हैं, ठीक है, पुलिस को बताने की, क्या पुलिस को नहीं पता नशा कहाँ बिक रहा है? शास्त्री जी,
वो आदमी दोषी हो जाता है जो बताता है। शास्त्री जी, यानी आप कि- इनकी बात का भी जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा आरोप लग रहा है। और साथ ही में डबवाली से विधायक हैं जो अमित सिहाग, उन्होंने कहा है कि पंजाब में नशे के खिलाफ एक्शन के बाद अब हरियाणा में सक्रिय हो गया है और पिछले 6 से 7 सालों में जो आंकड़े हैं वो बढ़े हैं। तो ये बड़ा आरोप लग रहा है, क्योंकि सरकार आपकी है, जवाबदेही आपकी है। अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है? और मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि कार्रवाई नहीं की जाती, मैं नहीं कहूंगी ऐसा, क्योंकि जब भी हम खबरें देखते हैं, पढ़ते हैं, नशा तस्करों की गिरफ्तारी होती है, लेकिन ये तो और भी बड़ा सवाल है कि कार्रवाई के बाद भी नशा तस्कर जो हैं वो इतने ज्यादा एक्टिव हैं। देखिए सुधा जी, अजय जी की कुछ बातों से आंशिक रूप से मैं सहमत हूँ, और मैं, यदि आप ऑन एयर ना कह सकें तो मेरा नंबर स्टूडियो में, आप स्टूडियो में लीजिए और मुझे आप व्यक्तिगत बताइए किस समय की घटना है, मैं निश्चित रूप से इसके ऊपर कार्रवाई करवाऊंगा। दूसरी बात, इस प्रकार की बहुत से तंत्र जो अजय जी कहते हैं कि पुलिस के पास जाने से उनको सूचना हो जाती है, ऐसा हो जाता है, ये भी कमजोरी की चीजें हैं। पहले मैं आपको उदाहरण दूं कि मेरे पिताजी सरपंच होते थे, उस समय यदि किसी अफसर के पास, उस समय पटियाला में बिजली बोर्ड का दफ्तर होता था, उस समय वहां कंप्लेंट होती तो उससे पहले ठीक हो जाता था। लेकिन आज भी कुछ अफसर जो हैं, बहुत तो नहीं लेकिन कुछ अफसर हैं जो इस प्रकार के ढीला व्यवहार करते हैं। यदि उनको समय रहते सूचना मिलेगी तो निश्चित रूप से नकेल कसने का काम हम अपनी सरकार से करवाएंगे। दूसरी चीज जो बेरोजगारी की बात है, देखिए बेरोजगारी का और धंधों का और नशा लेने का, ये दोनों आपस में कहीं भी संबंध नहीं है। अजय जी, मैं इस बात से थोड़ा आपसे इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि बेरोजगारी के कारण से यदि नशा लेने लगेगा तो घर की बर्बादी होगी, और वो बेरोजगार जो पढ़ा लिखा होगा तो पढ़े लिखे की बेरोजगारी है। आज अनपढ़ व्यक्ति के लिए कामों की कोई कमी नहीं है। शास्त्री जी, देखिए, मुझे लगता है बात यहाँ पर डिप्रेशन की हो रही है, मेंटल हेल्थ की बात हो रही है। शास्त्री जी, हमारे 15-20 साल पीछे इसका ऐसा होगा कि पढ़ाई तो बहुत होगी लेकिन उनके अंदर स्किल नहीं है, और वो अपने आप को जो है वो पढ़ा लिखा बेरोजगार मानते हैं। तो यदि वो व्यक्ति नशा करता है या नशे का व्यापार करता है, देखिए शास्त्री जी, मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूंगी कि किसी भी सूरत में नशे लेने को हम सही नहीं ठहरा सकते, कारण वजह जो भी हो। लेकिन अगर कोई युवक बेरोजगार है, गरीबी है, उसकी मेंटल हेल्थ पर उसका कितना बुरा असर पड़ेगा, मुझे लगता है इसको हम नकार भी नहीं सकते। सीधा ये कह देना कि इससे कोई असर नहीं पड़ता है, या हो सकता है बहुत सारे युवा इस वजह से भी नशे के आदी हों कि उनके दिमाग का जो संतुलन है वो बहुत इम्बैलेंस हो गया हो, या मेंटल हेल्थ बहुत जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, अगर उनके पास रोजगार नहीं है, गरीबी है, तो ये एक कारण हो सकता है। हालांकि किसी भी सूरत में कोई भी कारण नशे लेने जैसी बीमारी, मैं इसको कहूंगी, इसको सही नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन इसे दरकिनार कर देना मुझे लगता है कि ये फिर हमारी गलती होगी, क्योंकि अगर वजह यह है तो इस पर भी काम करना होगा। देखिए, वो बात आपकी मैं सहमत हूँ कि 1-2% हो सकता है ऐसा, लेकिन उसके पीछे भी आप कारण मानेंगे तो एजुकेशन मानेंगे। उसको एजुकेट नहीं किया गया। हमारे जो पीछे शिक्षा नीति रही और जिस प्रकार का वातावरण रहा कि केवल अक्षर ज्ञान के आधार पर बच्चों को डिग्रियां दे दी गई और पास के नाम से पास कर दिया गया, कहने को तो वो एजुकेट हो गए, वो आंकड़ों में तो आ गए, लेकिन स्किल नहीं था उनके पास। और स्किल केवल काम करने का नहीं, वो मेंटली स्किल भी नहीं रहा। तो ये जो कुछ कारण आप जो बताते हैं माने भी, तो उसके अंदर भी एक बहुत बड़े लंबे समय तक प्रक्रिया चली उसके कारण से। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि जितने आज समाज के अंदर सामाजिक धार्मिक काम करने वाले लोग हैं, मैं एक बड़ी बात कह रहा हूं, ऑटो वे जाके कह रहा हूं, लेकिन ये निश्चित रूप से है, जितने धार्मिक सामाजिक कार्यकर्ता इस समाज के अंदर समाज से किसी न किसी रूप से अपने आप को पाल रहे हैं और समाज का और धार्मिक काम करने का है, वो एक बात से ग्रस्त हो गए कि वो जो उनसे सहमत है, उनके साथ है तो ठीक है, उसके बाद वो कुछ भी करें उनका कोई लेना देना नहीं। लेकिन यदि आज ईमानदारी के साथ तमाम वो सामाजिक और धार्मिक लोग जो फॉलोइंग उनके पास है, उनके सब कृत्यों की यदि वो गारंटी ले ले, उनके साथ व्यवहार कर उनको बताएं, और यदि कोई उनका अनुयायी इस प्रकार के कामों में संलिप्त पाया जाता है तो उसका वो बहिष्कार करें। ऐसा यदि आज हो जाए तो आधी बीमारी, मैं कहता हूं, कल सुबह से ठीक है सर, बाकी की आधी बीमारी जो है उसकी भी बात करते हैं, क्योंकि नारकोटिक्स ब्यूरो के इंचार्ज हैं एडीजीपी श्रीकांत जाधव, उनका कहना है कि संसाधनों की कमी है भाई हमारे पास।
देखिए, ये तो मैं नहीं समझता, संसाधनों की कमी है। अभी सरकार ने थाना स्तर के ऊपर भी 2-2, 3-3 गाड़ियां इनोवा दी हैं और पुलिस की भर्ती पहले से भी हुई है। और यदि ऐसा महत्वपूर्ण काम में जाधव जी यदि सरकार को लिखे कि मुझे स्टाफ की जरूरत है और सरकार उसको रिफ्यूज करे, तो मैं तो ये बहुत इस बात को तो सहमत नहीं हूँ। और आपको किस जानकारी से उनका कौन सा बयान है, कहीं लिखित है या मीडिया में दिया है, कैसा दिया, उसको भी यदि शेयर करेंगे तो इसका भी सरकार से बात करके उनकी समस्या को भी हल करने का बिल्कुल। देखिए, मीडिया में ही बयान दिया गया है, तभी इस बात का जिक्र मैं कर रही हूँ। वापस से आपके पास आती हूँ। सिंगला जी, आपको लगता है संसाधनों की, स्टाफ की कमी है? पूजा जी, आज शास्त्री जी के साथ तो मैं राजनीतिक के बजाय हम बहुत ही संवेदन एक चीज पे बहस कर रहे हैं। लेकिन एक चीज शास्त्री जी आपने बहुत गलत कही। अब अगर आप इसको सुनेंगे अपनी बहस में, आपने कहा कि आज तक शिक्षा ही ठीक नहीं थी। तो क्या आज तक मैं और आप जो पढ़े लिखे लोग अपने आप को कहते हैं कि हम, एक शब्द है ना, छोले दे के पास हुए हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आज तक शिक्षा ही गलत थी? हम लोग बेवकूफ हैं जो पढ़े हुए हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं? नहीं शास्त्री जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, कोई भी वक्तव्य देने से पहले आप सोचिए कि कहना क्या चाहते हैं। कि हमारी शिक्षा प्रणाली बिल्कुल बेकार थी और आज हम उस शिक्षा प्रणाली के, मेरा निवेदन है प्लीज, ठीक, आप अच्छे लोग हैं। दूसरा, अब पूजा जी कह रही हैं या क्या ये गलत कह रही हैं कि बयान दिया गया है हमारे पास उसकी कमी है, स्टाफ की कमी है, संसाधनों की कमी है? क्या न्यूज चैनल गलत कह रहे हैं? आपको ये कहना चाहिए कि आपके पास जो तथ्य आए हैं आप उनसे लें और उसको पूरा करवाएं। आप सरकार में बैठे लोग हैं और अगर नशा हटेगा मेरे और आपके बच्चे ही बचेंगे उसमें। मैं आपको सच बताऊं, मेरे पास एक वर्कर है, एक बहुत छोटी उम्र की बच्ची है, विधवा हो गई, उसका पति नशा करता था, गुजर गया। एक मेरी बहन है दोस्ताने में, 6 बच्चे हैं, विधवा हो गई, वो छोटे छोटे नशे के कारण। हम उस अवस्था में हैं। आज हम अगर बीजेपी कांग्रेस करके अपने आप को इस बहस को ले जाएंगे, नहीं, समाधान चाहिए। शास्त्री जी, क्या पुलिस नहीं जानती नशा कहां बिक रहा है? जानती है पुलिस। ये मैं कहना चाहूंगा, हमारे राज्य में भी जानती थी। मैं नहीं कहना चाहूंगा मैं अलग किस्म का इंसान हूँ। ठीक है सिंगला जी, वापस आपके पास लौट रही हूँ। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, रिटायर्ड इंस्पेक्टर हैं सूरज भान। सर, आप अपनी भी बात रखिए, आपका स्वागत है, और अगर हमें लगा तो हम आपसे भी सवाल कर सकते हैं फिर। सूरज भान जी। जी बताएं अपना सवाल, पूछें। हाँ, नमस्कार जी। जी नमस्कार। तो शास्त्री जी कह रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, एक तो बेरोजगार होने की वजह से है ऐसा, दूसरा क्या है राजनीतिक लोगों शरण में भी होता है ये। ठीक है सूरज भान जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, क्योंकि आप रिटायर्ड इंस्पेक्टर हैं, अपनी सेवाएं दे चुके हैं, आपको क्या लगता है कि पुलिस महकमे का कितना बड़ा रोल है इसमें? ऐसा है, मैं स्टडी में रहा हूँ और मुझे धमकियां मिली हैं। लोगों ने मैंने जैसे छापे मारे, उस दौरान मेरे पास नौकरी नहीं करने देंगे। जैसे हमने स्टॉक पकड़े 2 नंबर के, उनमें धमकियां मिली हैं। किसी मंत्री के लड़के ने मेरे को धमकी दी हुई है, रिकॉर्डिंग आज तक। बहुत शुक्रिया सूरज भान जी आपका जुड़ने के लिए। सत्यव्रत शास्त्री जी, अचानक से रैंडम कॉल्स आते हैं दर्शकों के अलग अलग जगहों से, मुझे लगा कि अपनी सेवाएं दे चुके हैं, उनसे भी एक सवाल किया जाए। अब ये जो बात उनकी तरफ से कही गई है, क्या समझा जाए इससे शास्त्री जी? देखिए दोनों बातें। पुलिस के अंदर जिस प्रकार से इन्होंने काम किया, जिनको धमकी मिली, स्वाभाविक है कि जो अपराधियों को जब शिकंजा कसेगा तो वो अपने ओर से कुछ करेंगे। लेकिन इनकी लंबी सर्विस के दौरान कुछ ऐसा अनुभव भी होगा कि जिन कुछ समाज के, प्रशासन के, पुलिस के बड़े अफसरों ने इनको शाबाशी भी दी होगी, सहयोग भी किया होगा। दोनों प्रकार की चीजें हैं। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि समाज का ही हिस्सा है, चाहे पुलिस अफसर हो, चाहे पुलिस कर्मचारी हो, नर्सेडी हो या नशा बेचने वाला, वो समाज के हिस्से हैं और किसी न किसी परिवार से आते हैं। इसलिए वो तंत्र उनका विदेश सीमाओं के बाहर होगा, लेकिन देश के अंदर का तंत्र भी उसमें सहयोगी होता। तो शास्त्री जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। देखिए समय की कमी है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आप उनकी बात ठीक है पूरी कीजिएगा, लेकिन एक सवाल मेरा, नशा मुक्ति केंद्र क्या हालत है उनकी? क्या कभी वहां पर जाकर औचक निरीक्षण किए जाते हैं या समय समय पर जाकर मौके पर जायजा लिया जाता है? वहां पर किस तरीके से काम होता है, क्या चल रहा है?
देखिए, मैं अजय जी जो कह रहे थे कि हम बेवकूफ है क्या जो बैठे हैं। देखिए अजय जी, मैं आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं जानता, लेकिन शिक्षा के साथ जो आपको संस्कार मिला है वो विद्यालय में नहीं परिवार में मिला है। और इसलिए आज मानवीय संवेदनाएं कितनी शून्य और कितनी हल्की होगी, क्या इस आंकड़ों से आप जानते नहीं है? आज समाज में पढ़े लिखे मैट्रिक ग्रेजुएशन सर प्लीज नशा मुक्ति केंद्रों को लेकर जवाब दीजिए, समय की कमी है, प्लीज शास्त्री जी। अंदर मानवीय शास्त्री जी। संवेदनाएं कितनी बाकी बची हैं? ठीक है, एक दूसरे पर बाद में आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। नशा मुक्ति केंद्र, जो नशा मुक्ति केंद्र है, नशा मुक्ति केंद्रों की स्थिति के बारे में मैं आपको इस चैनल के ऊपर बैठ के ईमानदारी से नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि न मेरा उनके ऊपर कभी जाना हुआ और न ही इस प्रकार के मुझे जानकारी इस प्रकार की है कि बहुत अच्छे लोग भी इस प्रकार का काम कर रहे हैं। जो मेरे पास पूरी फेहरिस्त तो इस वक्त नहीं है शास्त्री जी, लेकिन जब मैं रिसर्च कर रही थी मुझे पता लगा फरीदाबाद में 2 नशा मुक्ति केंद्र बंद पड़े हुए हैं। ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, बहुत जगहों पर ऐसे उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास क्योंकि फरीदाबाद का पुख्ता तौर पर मैं कह सकती हूँ 2 नशा मुक्ति केंद्र है वो बंद पड़े हैं। देखिए उसका 2 कारण है। एक तो नशा मुक्ति केंद्र के अंदर जिनको रखा जाता है जबरदस्ती रखा जाता है, ये आप मानते हैं, और वो बच्चा नहीं होता, बूढ़ा नहीं होता, वो जवान होता है, युवा होता है, और वो उस वहां विरोध करने की स्थिति में और इधर उधर की बातें करने में सक्षम होता है। तो बहुत से परिवार के लोग उनको वहां वो पहुंचे, इसके भी वो कोशिश तो करते हैं, लेकिन वहां पहुंच नहीं पाते, पहुंच भी जाए तो वो रुकते नहीं है। इसलिए कुछ ये बंद होंगे, लेकिन प्राइवेट तौर पर, निजी तौर पर भी कुछ लोग इस क्षेत्र में काम करते हैं। चलिए, और वो काफी लोगों को नशा ठीक है, कोशिश कीजिए कि अगर कहीं पर लूप होल है तो उसको ठीक किया जा सके। माफी के साथ रोकूंगी प्लीज सिंगला जी, मेरे पास समय की बहुत कमी है। की स्थिति के बारे में जैसा आपने कहा, फिर से जोड़ेंगे सिंगला जी आपको इस मुद्दे पर। शास्त्री जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सिंगला जी, बहुत शुक्रिया शास्त्री जी अपनी बात रखने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए। तो देखिए, हम विश्व नशा निरोधक दिवस मनाते हैं, एंटी ड्रग डे इंटरनेशनल लेवल पर। जगह जगह बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं, स्पीच देते हैं, नुक्कड़ नाटक होते हैं, बताया जाता है कि नशा नहीं करना, जो शायद आपको भी पता है, हमको भी पता है, लेकिन कमी प्रयासों की है या फिर आत्मविश्वास की, ये बड़ा सवाल है। सोचेगा जरूर। सवाल आपका, मैं मेरे साथ अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।